हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोट्स लॉ एंड स्पेसिफिक रोटेशन। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है। यानी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया था, लेकिन ये भी बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के थ्रू अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, इनके थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के थ्रू पास होने के बाद में इसका जो ये प्लेन है ये ऐसा नहीं रहता, बल्कि ये चेंज होता है। यानी ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये चेंज होता है। चेंज ऐसे होता है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू पास होने के बाद में या तो क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, और ये फिर ऐसा दिखेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये रोटेट होगी। समझ में आया ना? या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम थीटा या अल्फा कहते हैं। दिस अल्फा इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। यहाँ पे अल्फा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ये भी बताया था मैंने, है ना। और एक पॉइंट बताया था मैंने कि जो सब्सटेंस राइट की तरफ इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ दे, राइट वर्ड से, यानी क्लॉकवाइज जो उसको रोटेट करे, उस सॉल्यूशन को या उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो। समझ में आया ना। और जिस सब्सटेंस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए उसको हम कहते हैं लीवो, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। ये तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अल्फा है ना या थीटा, अगर मैं बोलूँगा, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये एंगल जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं इसको, ऑप्टिकल रोटेशन। क्या है ऑप्टिकल रोटेशन? ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स अल्फा। समझ में आया ना। और ये अल्फा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखो, एज पर बायोट्स लॉ, बायोट्स लॉ, बायोट्स लॉ, बायोट्स लॉ कहता है कि ये जो अल्फा है, अल्फा, ये जो अल्फा है, अल्फा डिपेंड करता है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ, इसको बोलते हैं हम लेंथ, ठीक है। एक तो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा इस सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ये सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ये रोटेशन भी ज़्यादा होगा। जितना इस ट्यूब का लेंथ ज़्यादा होगा, यानी जितनी इस ट्यूब की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी डिस्टेंस इस लाइट को ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, उतना इसका ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होगा। यानी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, और दूसरा मैंने कहा लेंथ, ठीक है। ये क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। और ये और क्या बताया मैंने? और बताया मैंने लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब। ये क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी तो इस लाइट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे रास्ते में। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेंगे रास्ते में। इतना याद रख लेना, ये मैं बाद में कभी समझा दूंगा आपको बहुत फुर्सत से। फिलहाल आप याद रखो कि दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एक कंसंट्रेशन और दूसरा लेंथ। कंसंट्रेशन से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और लेंथ से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जो इस लाइट के रास्ते में आ जाए। तो दोनों से क्या होता है, ये जो एंगल है, ये जो अल्फा, ये बढ़ जाता है, चाहे वो लीवो हो या फिर डेक्स्ट्रो हो। क्लियर? ये समझ में आया? शाबाश। इसको कहते हैं हम बायोट्स लॉ, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे अल्फा, ब्रैकेट अल्फा, ठीक, इंटू कंसंट्रेशन इंटू लेंथ। अब ये अल्फा क्या है? ये है ऑप्टिकल रोटेशन। सी क्या है? ये है कंसेंट्रेशन। एल क्या है? लेंथ। अब बच गए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
इसको बोलूँगा मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कहते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रोटेशन। ये याद रखना, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। अब स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इसका असली मकसद क्या है, और ऑप्टिकल रोटेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो, ऑप्टिकल रोटेशन ये जो ये एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तब भी ये चेंज हो जाता है, यानी इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, यानी सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसमें एसोसिएशन तो नहीं हो रही, डिसोसिएशन तो नहीं हो रही, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? और इन चीज़ों के अलावा ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? समझ में आया ना? और बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो अल्फ़ा है, मैं पहले लिखूंगा ये, यानी अल्फ़ा क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, ये याद रखना, ऑप्टिकल रोटेशन। इट डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो पहला क्या बताऊंगा मैं? पहला पॉइंट, वेवलेंथ क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट को हम इसके थ्रू पास कर रहे हैं ना, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका जो वेवलेंथ है लैम्बडा, उस पे ये डिपेंड करता है। देखो, जब भी वेवलेंथ बढ़ता है तो ऑप्टिकल रोटेशन कम होता है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, ग्राफ एक बनाता हूं, सपोज मैं बनाता हूं ग्राफ बनाता हूं लैम्बडा वर्सेस लूंगा मैं अल्फा, यानी ऑप्टिकल रोटेशन। जितना इधर जाएंगे तो लैम्बडा ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जितना इधर जाएंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होगा। अगर आप नीचे आ गए तो ऑप्टिकल रोटेशन कम, अगर आप पीछे आ गए तो वेवलेंथ कम। सपोज एक सब्सटेंस लिया हमने, इसका ऑप्टिकल रोटेशन इतना था, अच्छा खासा ऑप्टिकल रोटेशन, वेवलेंथ भी कम था। जब हम इसका वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। समझ में है ना? तो ये याद रखना, जब भी वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो अल्फा डिक्रीज होता है। क्लियर? ये बात याद रख लेना। दूसरा मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स मैं बोलूँगा इन सॉल्यूशन। मान लीजिए ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ये लाइट ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ टकराएगा। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ में टकराएगा, उतना ही ये पार्टिकल्स उसको ज़्यादा रोटेट करेंगे। समझ में है ना? सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बोलूँगा अल्फा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन। समझ में आया? ये हो गया दूसरा। क्लियर? तीसरा मैंने कहा कि लेंथ ऑफ ट्यूब, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था बायोट्स लॉ में भी, लेंथ ऑफ ट्यूब। जितना लेंथ ट्यूब का बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, यानी रास्ते में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना वो लाइट को रोटेट ज़्यादा करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस से, अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस से। समझ में आया? तो लेंथ मैं बोलूँगा अल्फा इंक्रीजेज व्हेन लेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, व्हेन लेंथ इंक्रीजेज। इतना तो क्लियर है। ये दो चीज़ें तो बायोट ने ही बोल दी थी, लेकिन इसके बारे में बायोट ने बात नहीं की थी। ठीक है, क्लियर? और तीसरा जो है वो टेम्परेचर है, चौथा मैं कहूँगा टेम्परेचर वेरी करने से, टेम्परेचर चेंज करने से ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर को आपको फिक्स करना है, इसको मैं स्टार रखूँगा, जो बायोट ने नहीं कहा। ठीक है, इसको फिक्स करना पड़ेगा फिर।
अब पांचवा बताया मैंने नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी नेचर ऑफ कौन सी सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसका हमें ऑप्टिकल रोटेशन निकालना हो कि कितना रोटेट करता है लाइट को। ठीक है, तो इसका नेचर पे डिपेंड करता है। इस नेचर का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल एसोसिएट तो नहीं हो रहे, एसोसिएशन, और यहाँ पे डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या मतलब है? देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं, जैसे अगर आप बेंजोइक एसिड लोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या एसिटिक एसिड लोगे, उनको अगर आप बेंजीन में लेंगे ना, ये मान लीजिए ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। जब आप इनको बेंजीन में डालते हो, बेंजीन में इनका सोल्यूशन बनाते हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं, यानी ये दो मॉलिक्यूल्स के बदले में एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करते हैं। समझ में आना? ये आपको सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसी तरह से डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? मान लीजिए अगर आप NaCl लेंगे, NaCl ऐसा है, हम सिंगल यूनिट मानते हैं, लेकिन जब आप इसको वाटर में डालेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अलग अलग स्पीशीज़ बन जाएंगी, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन से भी फर्क पड़ता है। समझ में आना? तो अगर मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो तो इससे फ़र्क पड़ता है। क्लियर? इससे ऑप्टिकल रोटेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये और एक चीज़ है। तो इसका मतलब बायोट ने तो दो चीज़ों का जिक्र किया, दो चीज़ें इसने बताई, तीसरी चीज़ इसने बताई नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्लूकोज कंसंट्रेशन का ऑप्टिकल रोटेशन निकालता हूँ तो मुझे अलग वैल्यू आएगा, और मेरा दोस्त अगर दिल्ली में बैठा है या फिर मुंबई में बैठा है या किसी दूसरी सिटी में बैठा है या फिर किसी दूसरी कंट्री में बैठा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो जब ऑप्टिकल रोटेशन निकालेगा उसी कंसंट्रेशन का, उसको अलग वैल्यूज़ आएंगी, उसको अलग ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, उसको अलग एंगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और उसकी जो वेवलेंथ है, जब तक न वो मेरे जैसे टेम्परेचर और मेरे जैसे वेवलेंथ से मिल जाए तब तक हमारे वैल्यूज़ सेम नहीं आएंगी। तो इसका मतलब जब तक ये कंडीशंस हम फिक्स ना कर लें तब तक इनके वैल्यूज़ सेम नहीं आएंगी। और साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज़ को ऐसे नहीं मानेगी। ये साइंस में ऐसा नहीं चलेगा कि एक को अलग वैल्यू आ रहा है, दूसरा अलग को अलग वैल्यू आ रहा है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिपीटेशन होना चाहिए, वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए। रिप्रोड्यूस करने के लिए न इसका एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल रोटेशन बनाने के लिए हम ये रोटेशन नहीं लेते हैं, ये सिंपल ऑप्टिकल रोटेशन नहीं लेते, बल्कि हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। देखो ये जो है ना, ये मैंने बताया था ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। बाद में मैंने बताया आपको ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू ब्रैकेट अल्फ़ा CLA। ब्रैकेट अल्फ़ा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम कन्वर्ट करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन में। समझ में आया ना? तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ क्या होता है। तो ये पहले आप ये इक्वेशन याद रख लेना। तो मैंने आपसे कहा अगर हम कंडीशंस कांस्टेंट नहीं रखेंगे, कंडीशंस फिक्स नहीं रखेंगे, तो वैल्यूज़ भी हमें कांस्टेंट नहीं आएंगे, यानी फिक्स वैल्यूज़ नहीं आएंगी। क्योंकि हमने लिखा था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है अल्फ़ा, मैं ऐसे लिखूंगा अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट अल्फ़ा C/L। ठीक है, ये समझ में आया? इतना तो क्लियर है? शाबाश। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये अल्फ़ा ब्रैकेट अल्फ़ा जो ये स्पेसिफिक रोटेशन, ये किसके बराबर आएगा? यह आएगा बराबर ऑप्टिकल रोटेशन यानी अल्फ़ा डिवाइड बाई C/L, राइट? इसके बराबर आएगा। अब देखो अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन ले लूँ, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन है ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। यानी यहाँ पे मैं दो चीज़ें फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ भी फिक्स हो रही है और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी फिक्स हो रही है। अगर मैं इसके साथ साथ में इसमें ये वेव लेंथ भी फिक्स कर दूँ, इसका टेम्परेचर भी फिक्स कर दूँ, ठीक है,
तो मैं लिखूँगा यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स। तो क्या क्या फिक्स हो गया अब कंसंट्रेशन, लेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब फिक्स हो, और वेवलेंथ फिक्स हो गया, ये सब फिक्स हो गया। तो इसके बाद में जो भी मुझे वैल्यूज़ आएंगे वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगे, क्योंकि जो सब्सटेंस लूँगा मैं, मुझे मालूम है सपोज मुझे एसिटिक एसिड बेंजीन में लेना है तो मैं दूसरी जगह भी बेंजीन में ही लूँगा, हालांकि एसिटिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ। या मैं अगर ग्लूकोज ले रहा हूँ, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, इसको मैं वाटर में ले रहा हूँ तो मुझे कितनी कंसंट्रेशन बनानी है मैं वही बनाऊँगा। अगर ग्लूकोज वाटर का यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी होगा, अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी होगा, राइट। यानी जो इंटरेक्शन वाटर और ग्लूकोज का मेरे पास में होगा इन कंडीशंस में, वही इंटरेक्शन दूसरे के पास में भी होगा अगर उसने ये कंडीशंस फिक्स कर ली तो। समझ में आया ना? क्लियर? समझ में आया? शाबाश। अब यहाँ तक तो हो गया, यानी स्पेसिफिक रोटेशन में हमें टेम्परेचर फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है। सपोज अगर मैं 25 डिग्री पे ये करता हूँ, ठीक है, 25 डिग्री पे ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं इसमें लेता हूँ सपोज सोडियम वेपर लैम्प जिसका वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा डी लाइन। तो उसमें उस सूरत में मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये है अल्फ़ा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 25 डिग्री राइट सेल्सियस, ठीक, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डी लाइन ऑफ सोडियम, ठीक है, डी लिखूँगा मैं। तो डी लाइन का, डी लाइन जो है ऑफ सोडियम वेपर लैम्प, ऑफ सोडियम वेपर लैम्प, इसका लैम्डा कितना है? लैम्डा है इसका 589 नैनोमीटर, राइट। यानी ये विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया ये। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये अल्फ़ा, ये कंसंट्रेशन और ये लेंथ। तो ये है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। इन केस अगर मैं इस सॉल्यूशन के बदले में प्योर सब्सटेंस ले लूँ, यानी प्योर लिक्विड लूँगा मैं। प्योर लिक्विड में मुझे कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या लेते हैं हम? वहाँ पे लेते हैं हम डेंसिटी इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। ये याद रखना, यानी कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेते हैं? डेंसिटी। अगर हमने डेंसिटी लिया तो उस सूरत में मैं स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? मैं लिखूँगा ये अल्फ़ा इज इक्वल टू, सपोज इसी इसमें या मैं लिखूँगा लैम्डा, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे लिखूँगा मैं ये अल्फ़ा स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन के बदले में क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू लेंथ। समझ में आया? तो ये है तरीका ऑप्टिकल रोटेशन निकालने का। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको। अब हम इसको समझने के लिए, इसे समझने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक एग्जांपल क्या है? कंपाउंड है, कंपाउंड, सपोज कंपाउंड ए है, कंपाउंड या कंपाउंड जेड है, ठीक। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसी सॉल्वेंट में जिसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका 10 ग्राम पर ml, और अल्फ़ा जो है यानी ऑप्टिकल रोटेशन वो दिया है 10 डिग्री और लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? देखो हमें निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन, यानी जो ब्रैकेट में अल्फ़ा है, इट इज स्पेसिफिक रोटेशन। याद रखना, जो स्पेसिफिक रोटेशन रहता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बराबर रहता है अल्फ़ा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ, ठीक है। ये जो अल्फ़ा ये हम लेते हैं हम डिग्रीज में, ठीक। ये कंसंट्रेशन जो ये भी याद रखना क्योंकि यूनिट्स भी समझ में आ जाएंगी। कंसंट्रेशन लेते हैं ग्राम पर एमएल, ये कंसंट्रेशन, और ये जो है ये लेते हैं डेसीमीटर्स में, डेसीमीटर्स यानी डीएम मैं बोलूँगा, राइट। अब अगर आप ये वैल्यूज़ देखेंगे, देखो कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल दिया है, ठीक है,
अल्फ़ा दिया है डिग्रीज़ में बराबर है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन लेंथ जो है ये दिया है इसने सेंटीमीटर्स में। देखो 1 सेंटीमीटर का बराबर मतलब 10⁻² मीटर्स, राइट, ये है ना। और 1 डेसीमीटर जो है DM वो बराबर था 10⁻1 मीटर। क्लियर। अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो तब जाके वो बनेगा 1 डेसीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर जो है वो बराबर आएंगे 1 सेंटीमीटर इतना है, तो 10 कितने आएंगे। देखो 10 सेंटीमीटर का मतलब रहता है 10 × 10⁻² मीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻1, क्योंकि यहाँ का 0 है ना, 10⁻1 मीटर यानी डेसीमीटर, डेसीमीटर के बराबर रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आएगा बराबर, यानी अल्फ़ा जो है स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो बराबर आएगी आपको, उसको यहाँ रख दो, वो बराबर आएगी। इसके बदले में लिखेंगे आप अल्फ़ा के बदले में 10 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन लिखेंगे 10 × लेंथ लिखेंगे 1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपसे कोई अब ये पूछे कि इसका यूनिट क्या, आप क्या बोलेंगे, इसको डिग्री, ठीक है, ml, क्योंकि ये ग्राम पर ml है ना, ml ग्राम डेसीमीटर, राइट, समझ में आया। पर डेसीमीटर, डिग्री ग्राम ml पर डेसीमीटर, इसका ये यूनिट आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन का। इतना क्लियर है। और अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा स्पेसिफिक रोटेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलूँगा मैं, फॉर ORG CPDS कंपाउंड्स, ये रहता है बराबर 10⁻⁴ टू 10⁻⁴, इस रेंज में आता है ये, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात जो स्पेसिफिक रोटेशन है और एक चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट इज़ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन किसी सॉल्वेंट में आ सकती है और किसी में नहीं आ सकती है। अगर ऑप्टिकल रोटेशन किसी भी सॉल्वेंट में कंपाउंड की नहीं आती है तो उसका हम मतलब है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आप सपोज 1000 सॉल्वेंट्स ट्राई करते हैं, 1000 में से अगर एक भी सॉल्वेंट में कंपाउंड रोटेशन दिखाता है तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ में आया ना। अगर ये किसी भी सॉल्वेंट में ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रखना, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इतना भी याद रखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको एंजॉय करो, पढ़ो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, ठीक है, तब तक के लिए बाय।